आज देश के उस टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए एक बहुत बुरी खबर है जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश में कुछ भी कहने और कुछ भी करने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है और खुद को कानून से ऊपर समझता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसे लोगों को यह स्पष्ट बता दिया है कि इस देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, कानून का कितना भी बड़ा जानकार क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना के मामले का दोषी माना है। प्रशांत भूषण ने 2 महीने पहले देश की न्यायपालिका, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कुछ आपत्तिजनक ट्वीट्स किए थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान ले लिया और अब उन पर अवमानना का मुकदमा चला और इसी मुकदमे में आज फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया है। प्रशांत भूषण की सजा पर अगले हफ्ते 20 अगस्त को बहस होगी। उन्हें इस मामले में 6 महीने तक जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन यह बात सिर्फ सजा की नहीं है, यह बात उस कड़े संदेश की है जो संदेश आज सुप्रीम कोर्ट से आया है। प्रशांत भूषण अपने आप में कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है कि उनके बारे में यहां इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, नेशनल टीवी पर बात की जाए, क्योंकि प्रशांत भूषण जैसे वकील जो एक तरफ कानून के हिमायती बनते हैं और दूसरी तरफ उसी कानून का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को यह सख्त संदेश मिलना बहुत जरूरी था। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यहां बात प्रशांत भूषण की नहीं है। प्रशांत भूषण इतने बड़े आदमी हैं ही नहीं कि आज हम डीएनए में या जी न्यूज पर उनके बारे में सबसे पहले बात करें। बात प्रशांत भूषण जैसे लोगों को मिलने वाले संदेश की है, प्रशांत भूषण की नहीं। प्रशांत भूषण ने जो आपत्तिजनक ट्वीट किए थे वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, ना ही हम उन ट्वीट्स में लिखी हुई भाषा आपको बता सकते हैं, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि ये ट्वीट उन्होंने इसी वर्ष लॉकडाउन के दौरान किए थे और इन ट्वीट्स में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रति और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के प्रति बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। असल में इस तरह के जो लोग होते हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करते हैं और वो अभिव्यक्ति की आजादी को अपना अधिकार मानकर उसके पीछे से फिर फायरिंग शुरू करते हैं और वो सोचते हैं कि अपने ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया पर वो कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हर चीज अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ढक दी जाएगी और फिर कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे पाएगा। और वर्षों से, दशकों से इस तरह के जो लोग हैं वो ऐसे ही अभिव्यक्ति की आजादी को ढाल बनाकर, संविधान के नाम पर, कभी असहनशीलता के नाम पर ऐसे ही दुरुपयोग करते रहे अपने अधिकारों का और ऐसे ही अपने कानून में जो लूप होल्स हैं उसका भी दुरुपयोग करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कुछ भी कहने से एक आम आदमी 100 बार सोचता है। हम यानी मीडिया में भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले काफी सोच समझ कर टिप्पणी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर पूरा देश भरोसा करता है और अगर सुप्रीम कोर्ट पर जो देश के 135 करोड़ लोग विश्वास करते हैं वो विश्वास अगर टूट गया तो फिर ये लोग कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है? लेकिन प्रशांत भूषण जैसे लोग किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलकर हमेशा बच जाते थे और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इस देश में इनकी बहुत ही मजबूत लॉबी है और इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, पैसा भी इनके पास बहुत है। इसलिए किसी को कुछ भी कहने, किसी पर कुछ भी आरोप लगाने, किसी की भी निष्ठा पर सवाल उठाने में इन्हें किसी प्रकार का अब तक डर नहीं लगता था, लेकिन आज के बाद लगेगा। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने बता दिया है कि कानून अंधा तो हो सकता है एक बार के लिए, लेकिन असहाय बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कोई न्यायपालिका की निष्ठा पर सवाल उठाएगा और न्यायिक व्यवस्था पर, जनता के विश्वास पर आघात करेगा तो ऐसा करके वो बच नहीं सकता। अदालत की अवमानना के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने प्रशांत भूषण के पक्ष की दलीलें नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए अपने फैसले में कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो 30 वर्ष से वकालत कर रहा है और जो कई जनहित से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया है, उससे इस तरह के ट्वीट की उम्मीद नहीं की जा सकती और इन ट्वीट्स में कही गई बातों को न्यायपालिका की स्वस्थ आलोचना नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की कही बातों को सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गरिमा को गिराने वाला बताया है और यह कहा है कि इस तरह की बातों से न्यायपालिका में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचती है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ सख्त फैसला किया है और जजों को अपनी आलोचना के मामले में
थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उदार होना चाहिए। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को सही बताया कि जजों को अपनी आलोचना में उदारता दिखानी चाहिए, थोड़ा बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए, क्योंकि आलोचना के लिए भी अपने आप को खुला रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी कहा कि उदारता एक हद तक ही हो सकती है। जब गलत नियत और जानबूझकर न्यायपालिका पर प्रहार होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह के मामलों में सख्ती से ना निपटा जाए, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों को किसी जज के मान सम्मान को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कानून की मर्यादा और न्याय व्यवस्था की गरिमा को बचाए रखने के लिए अपने अधिकार इस्तेमाल किए हैं। प्रशांत भूषण ने जो बातें कही थीं वो किसी एक या दो जज पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पिछले 6 वर्षों की कार्यप्रणाली पर जानबूझकर हमले किए गए हैं और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हमारे यहां कहावत है, आपने भी शायद सुनी होगी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। प्रशांत भूषण के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनकी काठ की हांडी भी बार बार नहीं चढ़ेगी। प्रशांत भूषण जैसे वकील और इनकी लॉबी, जिसमें बड़े बड़े वकील, नेता, पत्रकार और बुद्धिजीवी शामिल हैं, बहुत सारे एनजीओ शामिल हैं, ये लोग अक्सर अपने राजनीतिक एजेंडे की वजह से जानबूझकर संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करते हैं और उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। आम लोगों को भी लगने लगा था कि ऐसे लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अदालतें भी इनके सामने बेबस हो जाती हैं, शायद जजों को भी इनसे डर लगता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस भ्रम को तोड़ दिया है, इसकी हमें बहुत खुशी है और इस देश की जनता के विश्वास की एक बार फिर से जीत हुई है और यह साबित हुआ है कि यहां कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर ऐसे लोगों में से किसी एक को भी सजा मिलेगी या फिर यही लोग भविष्य में अदालतों और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर सम्मान नहीं करेंगे तो कम से कम इन संस्थाओं का अपमान करने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। इस मामले में 108 पन्नों के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि आखिर न्यायपालिका की निष्ठा पर संदेह करने वाली अपमानजनक टिप्पणियां क्यों सिर्फ आलोचना नहीं मानी जा सकती, क्यों आलोचना तो की जा सकती है लेकिन इसका एक दायरा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि निष्पक्ष और निर्भीक होकर न्याय देने की क्षमता और लोगों का भरोसा ही न्यायपालिका की बुनियाद है और यह बुनियाद तब हिल जाती है जब कोर्ट का अनादर किया जाता है और अदालत के प्रति अविश्वास पैदा किया जाता है और इससे पूरे न्याय तंत्र पर सवाल उठने लगते हैं। जानबूझकर और दुर्भावना से कोर्ट पर किए गए हमलों से अदालत की गरिमा कम होती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हमने आपको सारा जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया है सब पढ़कर बता दिया। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भी है, आप चाहें तो मैं इसमें से कुछ बातें आपको जरूर पढ़कर बताना चाहता हूं जिससे ऐसे लोगों को शायद कुछ संदेश मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, द जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट होप व्हेन अ सिटीजन फेल्स टू गेट जस्टिस एनीवेयर। The Supreme Court is the epitome of the Indian judiciary, a possibility of the other judges getting an impression that they may not stand protected from malicious attacks when the Supreme Court has failed to protect itself from malicious insinuations cannot be ruled out. ऐसा इसमें लिखा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना बिल्कुल नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली सोच का समर्थन करना नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अपराधियों, देश विरोधी लोगों और आतंकवादियों की हिमायत करना नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो आपको याद होगा, और शायद नहीं है तो अब याद आ जाएगा, कि इस देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय है उसके लोग किसी भी मामले में तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अदालतों का दुरुपयोग करते हैं, इंसाफ मिलने में अड़चन पैदा करते हैं और हर मामले को अटकाने और भटकाने की कोशिश में ये लोग जुट जाते हैं। इनके पास बहुत पैसा है, महंगे महंगे वकील हैं जो कानूनी दांव पे जानते हैं और इसके सहारे अपना एजेंडा चलाते हैं। और इसी वजह से करीब 7 वर्षों तक, अब आपको हम याद दिलाते हैं, 7 वर्षों तक निर्भया के मामले, निर्भया केस के दोषियों की फांसी की सजा अटकी रही और बाद में इन दोषियों की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। ऐसे ही लोग आतंकवादी याकूब मेमन जैसे लोगों की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं और सुनवाई कराते हैं आधी रात पर। ऐसी ही सोच वाले लोग अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली फांसी को जुडिशियल मर्डर कहते हैं।
यही लोग अर्बन नक्सलियों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इन्हीं लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के मामले पर वर्षों तक बहाने बनाते बनाते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने दी। इन्हीं लोगों ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 और मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के ऐतिहासिक फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में रोकने की पूरी कोशिश की। यही लोग थे जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए जरूरी रफाल की डील को भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए रुकवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। आपको याद होगा, पिछले साल हैदराबाद एनकाउंटर के मामले में भी ऐसे ही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे जब पुलिस ने रेप के कुछ आरोपियों को एनकाउंटर में मार दिया था। इसी तरह से पिछले महीने विकास दुबे जैसे अपराधियों के एनकाउंटर के खिलाफ भी ऐसे ही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को इस एनकाउंटर पर जवाब देना पड़ा था। यानी आप इस देश में कुछ भी कीजिए, आप रफाल खरीदने की कोशिश कीजिए, राम मंदिर को सुलझाने की कोशिश कीजिए, किसी आतंकवादी को फांसी देने की कोशिश कीजिए, निर्भय के दोषियों को फांसी पर चढ़ाने की कोशिश कीजिए, कोई एनकाउंटर कर दीजिए किन्हीं बड़े अपराधियों का या आतंकवादियों का। इन लोगों के पास एक ही फॉर्मूला है, ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और न जाने इनके पास कैसा जादू है कि सुप्रीम कोर्ट भी 24 घंटे के अंदर इन्हें सुनवाई का समय दे देता है, जबकि देश के आम लोग महीनों और सालों तक इंतजार करते रहते हैं। यह बुद्धिजीवियों और वकीलों का एक ऐसा सिंडिकेट है जिसका संबंध राजनीतिक दलों से है और इनकी पहुंच न्यायपालिका में भी बहुत अंदर तक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोग न्यायपालिका के अंदर राजनीतिक दलों के एजेंट्स की तरह काम करते हैं। ये लोग अपने राजनीतिक एजेंडे पर अदालत की मोहर लगवाने में हमेशा जुटे रहते हैं। कुल मिलाकर ये लोग अपनी मनमर्जी की न्यायपालिका चाहते हैं जिसमें हर फैसला इनके मन मुताबिक हो सके। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो कानून का जो प्रावधान है कि इंसाफ सबको मिलना चाहिए, उसी कानून के लूप होल्स का सहारा लेकर ये हर मामले में ऐसे ही विलंब कराते हैं। मैंने 2 महीने पहले देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से एक बार बातचीत की थी और तब मैंने अदालतों और न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग करने वाले इस पीआईएल गैंग पर सवाल पूछा था। अब आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई बड़ा कदम हमारे देश में उठाया जाता है तो ये जो गैंग है ये पीआईएल के बहाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और फिर उस पीआईएल के जरिए जो भी देश में बड़े बदलाव आने होते हैं उन्हें रुकवा देता है। तो उन्होंने, देश के कानून मंत्री ने उस समय इस गैंग के लिए क्या जवाब दिया था, क्या संदेश दिया था, पीआईएल के बारे में क्या कहा था, आज आपको सुनना चाहिए। कानून का भी दुरुपयोग हुआ है, बढ़ा है, अदालतों का दुरुपयोग बढ़ा है, संविधान के अलग अलग मतलब लोग निकाल कर बताते हैं। कभी जैसे संविधान अचानक से खतरे में आ जाता है, कई बार कानून मंत्री होने के नाते पीआईएल्स का जो मिसयूज हो रहा है आजकल, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है और आपके इस चैनल पर और आपकी अगुवाई में चर्चा हो रही है, मेरे लिए संतोष की बात है। देखिए सुधीर जी, मैं पीआईएल का समर्थक हूं। जनहित याचिका जन के हित याचिका होनी चाहिए, गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, भ्रष्टाचार के उजागर के लिए, एब्यूज ऑफ पावर के लिए। आपको मालूम है कि बिहार के कुछ बड़े पीआईएल को मैंने बहस किया था। ये जो पूरा चारा घोटाला बिहार में हुआ था लगभग 2000 करोड़ का, उसमें सीबीआई इंक्वायरी मांग करने की मुख्य बहस मैंने ही की थी पटना हाई कोर्ट में। आज कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कल आईएएस अफसर जेल में हैं, सबको सजा भी हो गई सप्लायर्स को। लेकिन आजकल एक दूसरी राजनीति हो रही है। चुनाव में हार गए तो सरकार को पीआईएल के माध्यम से घेरो, और ये घेरने का काम करते हैं कौन लोग? जो चुनाव में हरा दिए गए। अगर सही भावना से प्रामाणिक लोग कोर्ट जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कोर्ट निर्देश दे रहा है तो आप देख रहे हैं, यूपी सरकार पेश हुई, बिहार सरकार पेश हुई, जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम मानेंगे, उस पर हमें जरा भी आपत्ति नहीं है। हमारी परेशानी होती है सुधीर बाबू, जब हारे हुए हताश लोग कोर्ट के गलियारों से अपनी पॉलिटिक्स करते हैं देश को प्रभावित करने के लिए। ये ठीक नहीं है और ये हम स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को असल में ऐसे लोगों ने राजनीति का अड्डा बना दिया था, और ये बात आज हम इतनी शिद्दत के साथ आपके साथ क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आज डीएनए में ये बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जी न्यूज़ भी इस मामले को लेकर बहुत पहले से मुहिम चलाता आया है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के सामने। इस समस्या को हम आज से आपके सामने नहीं रख रहे, वर्षों से
हम ये कैंपेन चलाते आ रहे हैं, ये मुहिम चलाते आ रहे हैं इन लोगों के खिलाफ। हमें भी कई साल तक, वर्षों का इंतजार करना पड़ा और आज जाकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से ये बात कही है। और अब हम आपको बताते हैं कि हमारी जो मुहिम है, ये जो सवाल हमारा था, ये तो 2 महीने पहले हमने कानून मंत्री से पूछा था। तब भी हमारे मन में यही सवाल था कि ये सुप्रीम कोर्ट का और कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं नकली PIL डालकर। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आरोप लगाने का ये सिलसिला आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। पहले भी ऐसा ही होता था। वर्ष 2007 की बात बताते हैं अब आपको, आज से 13 साल पुरानी बात। वर्ष 2007 में पूर्व चीफ जस्टिस, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो थे जस्टिस YK सबरवाल। और सोचिए 2007 में जस्टिस YK सबरवाल पर भी भ्रष्टाचार के ऐसे ही आरोप लगाकर उनके खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया गया था। उन पर FIR दर्ज करने की मांग की गई थी और उनके खिलाफ अभियान चलाने वाला उस जमाने में भी कोई और नहीं बल्कि यही प्रशांत भूषण थे, जो आज अदालत की अवमानना के दोषी पाए गए हैं। यानी ये आज से नहीं, उस जमाने से ही ये कर रहे हैं। और इनकी कोशिश ये रहती थी कि ये ऐसे गलत आरोप जजों पर लगाया करते थे, चीफ जस्टिस पर आरोप लगाते थे, ताकि ये सारे लोग जो जज हैं और सुप्रीम कोर्ट है वो इनके दबाव में आ जाएं और जज भी इनके दबाव में आ जाएं, ये सोचकर कि अगर इनके दबाव में काम नहीं किया तो ये उनकी बदनामी कर देंगे। इतना डर था इस गैंग का। इन आरोपों पर जस्टिस सबरवाल लंबे समय तक चुप रहे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने यह तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। और जब उन्होंने यह फैसला कर लिया तो उन्होंने इसी जी न्यूज को चुना, इसी जी न्यूज के प्लेटफॉर्म को चुना अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। तो अपनी बात पहुंचाने के लिए आपके सामने उस समय उन्होंने जी न्यूज को चुना था। तब उन्होंने जी न्यूज के स्टूडियो में आकर क्या कहा था, आज आप सबको सुनना चाहिए। और यह बात याद रखनी चाहिए कि यह भारत के पूर्व चीफ जस्टिस, यानी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YK सबरवाल, यह बात एक टीवी चैनल पर आकर 2007 में कह रहे थे। सुनिए आप। My worry is not as much about my pain and agony, but is that if judiciary is tried to be overawed by these types of public verdicts by few self-styled campaigners of accountability, what would be the future of independence of judiciary? If such attempts succeed, the entire edifice of independence of judiciary may crumble. It is unfortunate that those who make concerted efforts to tarnish the image of judiciary labor under a belief that those who do not agree with their viewpoints are interested in promotion of corrupt judges. The self-styled protectors of credibility of judicial institution have at least a responsibility to public to give them correct information and not false or half-baked truth. Are they not subject to any accountability? Perhaps they feel they are not. I am reminded of Mark Twain, who said, "A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes." How aptly it applies here, I will leave it to your judgment. I am very optimistic. Judges would continue to serve the nation with independent, bold and fearless approach and will continue to uphold the Constitution and the laws. वर्ष 2007 में यही अगस्त का महीना था, यही मुद्दा था, यही समस्या थी और यही आदमी था जिसका नाम है प्रशांत भूषण। उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज भी इससे परेशान थे और आज भी सुप्रीम कोर्ट इससे परेशान है। तब भारत के चीफ जस्टिस ने जी न्यूज पर आकर इस गैंग के बारे में यह बात कही थी। और सोचिए, न्याय मिलते मिलते आज 13 वर्ष बीत चुके हैं। आज जब हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें जी न्यूज की लाइब्रेरी में उस दौर के और कई बहुत महत्वपूर्ण बयान मिले जो सीधे सीधे इसी मामले से जुड़े हुए हैं। उस जमाने में वरिष्ठ वकीलों और कानून के विशेषज्ञों ने न्यायपालिका पर अपने विचार जी न्यूज के साथ शेयर किए थे, इसी प्लेटफॉर्म पर आकर शेयर किए थे, क्योंकि तब भी हम ये मुहिम चला रहे थे। और इन लोगों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और मशहूर वकील हरीश साल्वे भी शामिल थे। और अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली अब तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस जमाने में भी वो बहुत मशहूर वकील हुआ करते थे और इस मुद्दे पर तब उन्होंने खुलकर हमसे बात की थी। आज उनका भी एक पुराना बयान हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रिटायर्ड जज है और आपको लगता है कि उसने आदेश गलत पास किए थे किसी कारण की वजह से, तो आप याचिका लेकर न्यायपालिका के सामने जाइए कि इस आदेश को रद्द किया जाए। वो तो पूरा अधिकार न्यायपालिका के पास है।
उस समय न्यायपालिका यह तय करेगी कि आपका आरोप सच्चा है कि झूठा है। सच्चा है तो उस आदेश को रद्द कर देगी, झूठा है तो कंटेम्प्ट में आपको जेल भेज देगी। यह तो इसकी ईमानदारी की प्रक्रिया है। लेकिन कुछ लोगों ने अपना ये तरीका बना लिया है कि हिट एंड रन करते रहिए, एक दो फ्रेंडली मीडियाज में इसको छपवाते रहिए, आधे अधूरे आरोप छपाते रहिए, एक शक की सुई घूमती रहे और उसके सच्चाई और प्रमाण कभी तय ना हो पाए। गलत काम हुआ है तो ठीक मंच पर जाकर उसको सही करवाना, उससे भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन अगर सही काम हुआ है तो उस पर झूठ आरोप लगाना, उससे प्रतिष्ठा कम होती है। और मैं इसीलिए मानता हूं कि अगर आपको अपने आरोपों में इतना विश्वास है तो आप न्यायपालिका के सामने जाकर उसको सिद्ध कीजिए। सिद्ध हो जाए तो अच्छा है, झूठ हो जाए तो आप जेल जाइए। कोई अगर ये कहे कि आप कानून का पालन करो, इसमें आप करप्ट मोटिव ढूंढते हैं कि ये उन्होंने क्यों किया। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके बेटों के पास जो प्रॉपर्टी थी वो सब कानून के दायरे में थी, तो उनका फ़ायदा हो गया। एक आदमी जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, बॉम्बे के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। बड़े अहम फैसले इन्होंने सुनाए हैं। हमारे फॉरेस्ट केस में अहम फैसले सुनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अहम फैसले सुनाए हैं। इन्होंने 9 जजेस बेंच हेड की जो पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव लॉज, उस पर फैसला सुना है। इन्होंने बिहार के असेंबली में फैसला सुना है। इतने बड़े बड़े फैसले सुनाए हैं इन्होंने, और आज उनको इस किस्म के घटिया आरोपों के खिलाफ अपने आप की सफाई देनी पड़े, ये समझने वाली बात है कि उनके दिल पे क्या बीती होगी। तो आप सोचिए, उस जमाने में 2007 की हम बात कर रहे हैं, तब भी भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो ऐसे ही इस गैंग के सामने परेशान थे। इसे हिट एंड रन स्ट्रैटेजी कहा जाता है कि गलत और झूठे आरोप लगाइए और आरोप लगाकर भाग जाइए, और आप उन आरोप लगाने के बाद उसके पक्ष में कोई सबूत भी पेश नहीं करेंगे और एक झूठ का पूरा माहौल तैयार कर देंगे। और साथ में जो अरुण जेटली ने जो कहा, स्वर्गीय अरुण जेटली ने, वो ये भी कहा कि इसमें मीडिया भी एक हिस्सा होता है, क्योंकि आप पहले झूठे आरोप लगाइए, झूठे आरोप लगाने के बाद कुछ फ्रेंडली मीडिया हाउसेस के साथ मिली भगत कर लीजिए और उन अखबारों में या उन टीवी चैनल्स में ये खबर छपवा दीजिए, और धीरे धीरे जज के ऊपर या किसी नेता के ऊपर इतना दबाव डाल दीजिए कि वो आपके सामने झुक जाए। इसलिए ये बहुत पुरानी समस्या है कानून को लेकर, जिसको कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, और अब इस गैंग को एक कड़ा संदेश जाएगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके बाद ये सारे जो लोग हैं ये संविधान की इज्जत करने लगेंगे, भारत की इज्जत करने लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत इनके मन में बढ़ जाएगी, ये तो हम नहीं कह सकते। हो सकता है ऐसा हो भी ना, लेकिन इतना जरूर होगा कि अब इनके मन में एक डर जरूर बैठ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में एक नकली PIL लगाने से पहले अब ये लोग 1000 बार सोचेंगे। इसलिए पूरे देश के लिए आज खुशी मनाने का दिन है, उन लोगों के लिए जो भारत से प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए जो भारत के संविधान से प्यार करते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.